गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम परिचय करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कक्षा 6वीं के लिए तीसरा अध्याय सरकार क्या है, इसका यह पहला भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस अध्याय में हम सरकार के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा और इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सरकारें क्या करती है, वे निर्णय कैसे लेती है, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है, इसकी हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। और इस अध्याय में हम समझने की कोशिश करेंगे सरकार क्या है, सरकार के कार्य, निर्णय लेना सरकार का कार्य होता है, और भी सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करना, सरकार के स्तर और सरकार के प्रकार, इन मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपने अखबार पढ़ते हैं और जैसे ही आप अखबार पढ़ेंगे तो आपको इस प्रकार से कुछ हेडलाइंस, सुर्खियाँ पढ़ने को मिलती है। तो हमको यहाँ देखना है कि सरकार का बार बार, सरकार शब्द का बार बार यह जिक्र हो रहा है, तो सरकार का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सरकार जो होती है वह भारत देश में, हम देश की बात कर रहे हैं, तो जब हम भारत देश की सरकार बोलेंगे तो उसको हम बोलेंगे यूनियन, इसको बोलते हैं हम केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। और ये स्टेट का मतलब होता है राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार मतलब जहां माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है तो वो हो गए केंद्र सरकार। स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो महाराष्ट्र में या अन्य किसी राज्यों में भी, जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे जी की सरकार है, यह स्टेट गवर्नमेंट होगी, मतलब राज्य सरकार हो गई। और राज्य सरकार में भी हम दो प्रकार के प्रशासन देखेंगे, जैसे कि पंचायती राज सिस्टम मतलब जो ग्रामीण इलाका होता है उसके लिए होता है, और जो अर्बन मतलब जो शहरी इलाका होता है उसके लिए म्यूनिसिपैलिटी जैसे संस्थाएं होती है। तो पंचायती राज में सबसे बॉटम को जो होता है वो होता है विलेज पंचायत, उसके ऊपर होता है अनेक विलेजों का बनकर तालुका बनता है या ब्लॉक बनता है, तो बाद में वो ब्लॉक तालुका पंचायत हो जाता है। अनेक तालुका या ब्लॉक से बनता है जिला, तो इसीलिए वो जिला परिषद हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 1, 2, 3 तीनों मिलकर हम बोलेंगे पंचायत राज। और साथ साथ में विलेज में भी ग्राम सभा होती है, वो भी हम देखेंगे। और इधर म्यूनिसिपैलिटी है तो यहाँ सबसे बॉटम पर होती है नगर पंचायत होती है, जो छोटे होते हैं, उससे थोड़ा बड़ा होता है वो म्यूनिसिपल काउंसिल होती है, और उससे बड़ा होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं। तो यह साइज के हिसाब से, ये भी साइज के हिसाब से इनका क्रम है। और बाद में नगर पंचायत में वार्ड मीटिंग फॉर म्यूनिसिपल एरियाज होता है। और राज्य में जो आदिवासी लोग होते हैं, ट्राइबल पीपल होते हैं, उनके लिए भी एक ऑटोनोमस काउंसिल्स फॉर ट्राइबल एरियाज के लिए भी एक काउंसिल होती है। तो इस प्रकार से भारत देश में स्थानीय सरकारें के स्थान होते हैं। देखिए, स्थानीय सरकार की हम जब बात कर रहे हैं तो जैसे कि हमने बोले कि पंचायत राज सिस्टम या पंचायत राज, तो ये हो गए स्थानीय शासन। और स्थानीय शासन में ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र ये दोनों आ गए। और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। तो जनपद पंचायत मतलब ये हो गए पंचायत, हम पंचायत समिति बोलेंगे, कई कई जनपद पंचायत कहा जाता है और कई कई पंचायत समिति भी कहा जाता है। और ग्राम पंचायत मतलब गांव, और जिला पंचायत मतलब जिला परिषद। और यहाँ नगरीय में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। तो ये हो गए नगरों के लिए स्थानीय शासन और ये हो गए ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्थानीय शासन। यहाँ भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो पंचायत राज होता है, जिसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, स्थानीय स्वयं शासन कहते हैं उनको, तो विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत होते हैं। और ग्राम पंचायत के बाद वो होती है ग्राम सभा, मतलब ग्राम पंचायत में भी ग्राम सभा होती है। और ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो सरपंच होता है। तालुका लेवल जिसको हम ब्लॉक लेवल कहते हैं वह पंचायत समिति कहा जाता है, और यह इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर्स होते हैं।
और इसका जो मुखिया होता है, प्रशासकीय अधिकारी होता है, बीडीओ होता है। और डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद होती है और यह फॉर्म्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स एंड हैव मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, लेकिन अभी ये इसमें नहीं आते हैं। तो जिला परिषद, तो इस प्रकार से स्थानीय शासन ग्रामीण क्षेत्र में भी होता है और नगरीय क्षेत्र में भी होता है। अगली बात करते हैं हम विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की हम बात कर रहे थे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो होते हैं, यहाँ जिला चेयरपर्सन या जिला अध्यक्ष, जिला परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो मुखिया होते हैं। यहाँ समझने की कोशिश करते हैं सरकार का अर्थ क्या होता है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार से की गई है, सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। तो क्या है, इसकी एक निश्चित पद्धति होती है, कुछ व्यक्तियों का, कुछ लोगों का एक समूह होता है और यह समूह निश्चित काल के लिए, क्या है, राष्ट्र तथा राज्यों में, मतलब देश में या राज्यों में निश्चित काल के लिए इनका समय तय होता है। क्योंकि हर 5 साल के बाद हम इलेक्शन लेते हैं और हम वोटिंग भी करते हैं। इसका मतलब क्या है, वो सरकार का कार्यकाल जो होता है वो निश्चित होता है और प्राय इसके 3 अंग होते हैं। तो सरकार के 3 अंग देखिए महत्वपूर्ण होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और सरकार के माध्यम से राज्य में राज्य शासन नीति लागू करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको हम इसके 3 अंग बोलते हैं, तो ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं हम। इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर मतलब व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। तो लेजिस्लेचर का जो काम होता है लॉ, कानून बनाना, और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, इसका जो बनाए गए कानून होते हैं इसकी अमलबजावनी करना। और जुडिशियरी मतलब इंटरप्रेट्स लॉ, मतलब इन्होंने जो लॉ बनाए, इन्होंने लागू किए गए हैं, वो सही मायने में लोगों के हित में है या नहीं, इसका रिव्यू करने का अधिकार जुडिशरी को दिया गया है। तो ये हो गए शासन के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और उनके ये कार्य। और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्ट्रक्चर आप देखिए यहाँ, तो यही जो हमने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट देखे, लेजिस्लेचर जो हम विधायिका बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका बोलते हैं और जुडिशरी न्यायपालिका बोलते हैं। तो ये हो गए भारतीय संविधान में शासन के 3 अंगों का प्रमुख 3 अंगों का वर्णन किया गया है। दूसरी बात करते हैं हम, सरकार के जो कार्य होते हैं वो होते हैं निर्णय लेना। ये महत्वपूर्ण कार्य होता है क्योंकि हर देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है और सरकार के माध्यम से वह निर्णय लिए जाते हैं। और ये निर्णय कई विषयों से भी संबंधित हो सकते हैं, जैसे मतलब स्कूल बनाना, सड़कें बनाना, महंगाई बढ़ने पर चीज़ों के दाम घटाना, बिजली की आपूर्ति करना। तो ये काम और इसके निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास होते हैं। सरकार को सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करना पड़ता है, जैसे कि अगर गरीब लोग होते हैं तो उनकी मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाने पड़ते हैं। जैसे मतलब लोगों के बैंक में अकाउंट खाते खोलने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना चलाई गई थी। महिलाओं को, गरीब लोगों को मुक्त गैस, जो प्रदूषण मुक्त वातावरण रखने के लिए या उनका जीवन आसान करने के लिए उज्ज्वला योजना बनाई गई है। भारत के समस्त नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, इसीलिए आयुष्मान भारत योजना सरकार ने शुरू की है। साथ साथ में सरकार डाक एवं रेल सेवाएं भी चलाते हैं, जो सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि यातायात और संचार माध्यमों का भी विकास करने की जिम्मेदारी सरकार पर होती है। मतलब ये सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करने का काम भी या जिम्मा सरकार पर होता है। सरकार के और भी कार्य होते हैं, तो ये हम देखते हैं कि जैसे हम भारत देश के सरकार की अगर बात करेंगे तो देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, पाकिस्तान बॉर्डर हो या चाइना बॉर्डर हो, इस पर देश की सुरक्षा करने का जिम्मेदारी सरकार के पास होती है। दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करना, उनके साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, ये भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। और देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन मिलना और उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना, ये भी सरकार का काम होता है, सरकार की ये जिम्मेदारी होती है। साथ साथ में अगर कभी प्राकृतिक आपदा आती है, नैसर्गिक संकट आते हैं, उस समय पीड़ित लोगों की सहायता करने
के लिए भी सरकार को जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, जैसे कि सुनामी होती है, भूकंप होते हैं, बाढ़ आते हैं। तो ऐसे समय में सरकार पीड़ित लोगों को सहायता मुहैया करते हैं। कभी कभी विवाद होते हैं तो विवाद पर भी न्यायदान करना न्यायालयों का काम है, क्योंकि न्यायालय भी सरकार का एक अभिन्न अंग है। सरकार नियम बनाते हैं, निर्णय लेते हैं और अपनी सीमाओं में जो रहने वाले जो लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, उनको लागू करने के लिए भी लागू करने के लिए उनको मजबूर करते हैं। क्योंकि अगर कानून लागू करने के बाद अगर पालन नहीं हुआ है तो उस कानूनों का कुछ महत्व नहीं होता है, और इसीलिए उन्हें लागू करना जरूरी होता है, उनका पालन भी करना जरूरी होता है। सरकार के स्तर की हम बात करते हैं। सरकार के स्तर अलग अलग होते हैं, जैसे कि इसके पहले हमने देखे थे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत राज हमने देखे थे, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि सरकार के अलग अलग स्तर होते हैं और अलग अलग स्तरों पर वो काम करते हैं। जैसे कि स्थानीय स्तर होते हैं पहला, दूसरा राज्य स्तर होता है, तीसरा राष्ट्रीय स्तर होता है। राष्ट्रीय स्तर मतलब जहाँ पर माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है तो ये राष्ट्रीय स्तर की सरकार हो गई। राज्य स्तर मतलब महाराष्ट्र में उद्धव जी ठाकरे की सरकार है, तो ये हो गए महाराष्ट्र के राज्य स्तर की सरकार। स्थानीय स्तर की मतलब जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ये स्थानीय सरकार हो गई है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र के भी स्थानीय सरकार हो सकती है और नगरीय क्षेत्र की भी स्थानीय सरकार हो सकती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत मतलब तालुका लेवल पर होती है, और जिला मतलब जिला स्तर पर होते हैं, और नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत ये नगरीय क्षेत्र के स्थानीय सरकार होते हैं। तो इस प्रकार सरकार के विभिन्न स्तर होते हैं। तो जनरली 3 स्तर हम यहाँ देख रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। सरकार के स्तर के जब हम बात करते हैं तो उसका मीनिंग भी समझने की कोशिश करते हैं। उसका अर्थ क्या होता है? स्थानीय स्तर का मतलब होता है कि हमारे गांव, शहर या मोहल्ले से होता है। तो यहाँ पर जो सरकारें होती है, यहाँ पर जो व्यवस्था होती है उसको हम बोलेंगे स्थानीय स्तर की सरकारें। और राज्य स्तर का मतलब होता है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे महाराष्ट्र की सरकार या गुजरात की सरकार पूरे राज्य के लिए ये काम करती है और इसीलिए ये राज्य स्तर की सरकार हो गई है। और राष्ट्रीय स्तर का संबंध जो होता है पूरे देश से होता है, जैसे केंद्र सरकार, जहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो वो उनकी राष्ट्रीय स्तर की सरकार हो गई है। और यहाँ भी हम देख सकते हैं, इसके पहले भी मैंने ये डायग्राम आपको दिखाया है। तो यूनियन मतलब केंद्र सरकार, स्टेट मतलब राज्य सरकार, और बाद में राज्य सरकार में पंचायत राज भी होती है जो ग्रामीण इलाके लिए होते हैं, और शहरी इलाके के लिए म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल, नगर पंचायत। तो इस प्रकार के अलग अलग स्तरों पर सरकार होते हैं। और सरकार एवं कानून क्या संबंध होता है? सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं, क्योंकि अगर देश के लोग मानेंगे नहीं तो कानून का कोई मतलब नहीं होता है। और सरकार के पास जिस तरह से कानून बनाने की ताकत होती है उसी तरह उनको मतलब कानूनों का पालन करवाने की भी ताकत होती है। अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए, अगर आपके पास गाड़ी है, गाड़ी चलाते हैं लेकिन लाइसेंस नहीं है, तो लाइसेंस होना जरूरी है। और अगर लाइसेंस नहीं है, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको एक तो जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी या आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि सरकार जब कानून बनाती है तो देश के सभी नागरिकों को उसका पालन भी करना पड़ता है। अगर कानून का पालन नहीं करेंगे तो सरकार अपने तरीके से मतलब कानून के दायरे में रहकर उस व्यक्ति को सजा भी दे सकती है या उस पर जुर्माना भी लगा सकती है। सरकार एवं जनता का भी कुछ संबंध होता है। अगर मान लीजिए लोगों को लगता है कि किसी कानून का ढंग से मतलब अच्छी तरीके से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। अगर देखिए उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण उसे किसी नौकरी में नहीं लिया गया, तो वह न्यायालय जा सकता है और अपना दावा पेश कर सकता है, और कानून का पालन नहीं हो रहा है ये वो कानून न्यायालय में बता सकता है। और तब बाद में न्यायालय आदेश भी दे सकते हैं कि क्या कदम उठाने जाने चाहिए। सरकार को ये कदम उठाना जरूरी होता है, क्योंकि जब न्यायालय आदेश देते हैं तो न्यायालय का आदेश मानना पड़ता है। सरकार पर भी वो बंधनकारक हो सकता है। सरकार के प्रकार हम यहाँ देखेंगे। सरकार विभिन्न स्तरों पर जैसे काम करते हैं वैसे सरकार के प्रकार भी होते हैं। तो सरकार का पहला प्रकार हम देखेंगे लोकतंत्र। और लोकतंत्र का मतलब होता है लोग चुनाव के माध्यम से अपने पसंद के नेता को वोट देकर उसको चुनते हैं।
और फिर एक बार चुन जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं, क्योंकि मतलब जब हम देश भर के अपने अपने प्रतिनिधि चुनते हैं तो वही लोग क्या करते हैं, केंद्र में सरकार बनाते हैं। और लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई भी देनी पड़ती है, क्योंकि सरकार जब कोई निर्णय लेते हैं तो उसका निर्णय लेने का कारण क्या है, वो किन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, उससे देश का क्या फायदा होने वाला है, इस प्रकार की सफाई भी सरकार को देनी पड़ती है। सरकार का दूसरा प्रकार हम देख रहे हैं राजतंत्रीय सरकार। और राजतंत्रीय सरकार में क्या होता है कि राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की पूरी शक्ति होती है। तो राजा हो या रानी, इनके पास पूरी की पूरी शक्ति होती है। और राजा के पास एक सलाहकार का समूह भी होता है, छोटा सा समूह होता है, और जिस भी बात पर निर्णय लेना है, जिस मुद्दों पर चर्चा करनी है, वो मुद्दों पर चर्चा करते हैं और अंतिम निर्णय ले लेते हैं। और अंतिम निर्णय लेने के बाद वो आधार बताने की उनको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो राजे लोग होते हैं, उनके पास पूरी शक्ति होती है, तो लोग उनको कोई पूछेंगे भी नहीं, और इसीलिए अपने निर्णय की उनको सफाई भी देनी नहीं पड़ती है। तो ये हो गई राजतंत्रीय सरकार, जिसको हम मोनार्की कहते हैं। तो जनरली अपने दुनिया में इंग्लैंड में आज भी राजशाही चल रही है, प्रजातंत्रात्मक राजतंत्र वहाँ भी आज भी मौजूद होते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग अपने राजा को अभी भी मानते हैं। तो ये इंग्लैंड के राजा और प्रिंस अपने को दिखाई देते हैं। लोकतांत्रिक सरकार, तीसरा प्रकार हम देखते हैं लोकतांत्रिक सरकार। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक व्यवस्था पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। लोकतांत्रिक सरकार की हम विशेषता देख रहे हैं। और लोकतंत्र में लोगों के पास अपने नेता चुनने का अधिकार होता है, उनके पास वह शक्ति होती है, और इसीलिए लोकतंत्र में लोगों का ही शासन होता है। ठीक है, तो आज़ादी के लिए हमने और ये लोकतंत्र स्थापन करने के लिए भी एक कड़ा संघर्ष किया था। हम बात कर रहे हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र, क्योंकि जब हम लोकशाही की या लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो इसका मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। इसका मतलब क्या होता है कि जो शासन है, लोकतांत्रिक शासन है, उस शासन में लोगों की भागीदारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर लोग भागीदारी नहीं लेंगे, सहभागिता नहीं दिखाएंगे, तो उसको हम लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वह किसी विशिष्ट समूह द्वारा ही सरकार चलाया जाता है और उसमें विशिष्ट समूह का ही फायदा हो सकता है। लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि सरकार भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वह प्रतिनिधि हमारे माध्यम से वह निर्णय लेते हैं और वही निर्णय हम पर लागू होते हैं, क्योंकि वह हमारी भलाई चाहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, क्योंकि हम पार्लियामेंट में सीधे नहीं जा सकते, आम लोग होते हैं, लेकिन चुनाव प्रक्रिया के द्वारा हम अपने नेता को चुनते हैं और वही नेता पार्लियामेंट में या संसद में या विधानसभा में जाते हैं और हमारे माध्यम से वह निर्णय लेते हैं, और प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए वह निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार, अगर जिसको भी हम सरकार कहेंगे, जिसको भी हम लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे, वो लोकतांत्रिक सरकार तब तक नहीं कह सकती, या उसको लोकतांत्रिक सरकार हम नहीं कह सकते जब तक वह अपने देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार जिसको हम बोलते हैं, वह देश के सभी नागरिकों का, अपने देश में सभी नागरिक जो 18 वर्ष या 18 साल के पूरे होते हैं, उन सभी को मतदान करने का अधिकार दिया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार। हम लोकतांत्रिक सरकार और अलोकतांत्रिक सरकार में क्या फर्क होता है? लोकतांत्रिक सरकार हम किसे बोलेंगे कि कोई भी नागरिक जाति, धर्म, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि का हो, वह किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। ये लोकतांत्रिक सरकार की पहली विशेषता है। इसका मतलब यह है कि सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। तो ये हो गई लोकतांत्रिक सरकार। लेकिन अलोकतांत्रिक में कैसा होता है कि देश के नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं होता है, मतलब जरूरी नहीं है कि उनको अधिकार मिलना ही चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक में तभी हम कह सकते हैं कि जब वो उनको वोट देने का अधिकार होता है। दूसरी बात करते हैं हम, लोकतंत्र में परिचर्चा पर आधारित होता है, मतलब लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर सरकार के कुछ निर्णय गलत है तो उसकी आलोचना भी करते हैं, और लोकतंत्र सरकार में लोग अपने चर्चा करने के अधिकार का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हम टीवी पर डिबेट देखते हैं तो क्या है, वो लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता होती है। लेकिन अलोकतांत्रिक सरकार में ऐसी तानाशाही होती है कि जहां शासक वही करते हैं जो उन्हें पसंद हो, लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं होता है। तीसरी बात करते हैं हम, इसमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होते हैं लोकतांत्रिक सरकार में।
चुनाव लोगों के सामने वर्तमान शासक को बदलने का एक विकल्प एवं अच्छा अवसर प्रदान होता है। तो लेकिन अलोकतंत्र सरकार में कैसा होता है, वहाँ चुनाव होते ही नहीं, अगर यदि होते भी तो निष्पक्ष चुनाव नहीं होते। तो इस प्रकार से क्या है, लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकार में फर्क है। चौथी बात करते हम, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, मतलब क्या मेरा मत होता है, आपका मत होता है, आप व्यक्त कर सकते हैं, वो होगी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। और लोग मौलिक अधिकारों का प्रयोग भी करते हैं। मौलिक अधिकार मतलब हमको जो घूमने का, फिरने का, बोलने का, धर्म का पालन करने का, शैक्षणिक अधिकार जो मिले हैं, वो सब का सब हम उस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अलोकतांत्रिक सरकार में इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती, लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते, उनको सरकार जो बोलेंगे, जो कहेंगे वैसा ही उनको करना पड़ता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं लोकतांत्रिक सरकार का उदाहरण भारत में है, और अलोकतांत्रिक सरकार का उदाहरण है सऊदी अरब, जिम्बाब्वे। यहाँ राजेशाही चलती है, अलोकतांत्रिक सरकार है तो वहाँ लोगों का कुछ नहीं चलता। और छठवीं बात करते हैं हम, लोकतंत्र सरकार का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है क्योंकि शासक जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती है तो जवाब सरकार को देना पड़ता है, क्योंकि जनता उनको क्वेश्चन पूछती है, प्रश्न पूछती है, और उन्हें जनता की जरूरत को पूरा भी करना पड़ता है। लेकिन अलोकतांत्रिक सरकार में शासक जनता और उनकी जरूरत के प्रति जवाबदेह नहीं है। शासन को कोई ज़रूरत नहीं होती है ऐसी सफाई देने की या ऐसा काम करने की। सातवीं बात करते हैं हम, लोकतांत्रिक सरकार में लोग अपने शासकों को स्वयं चुनते हैं और उन्हें निर्णय लेने का भी अधिकार होता है। लेकिन अलोकतांत्रिक सरकार में लोग अपने शासकों को स्वयं नहीं चुनते हैं और उन्हें निर्णय लेने का अधिकार भी नहीं होता है। संसद एक अलग अंग है और इसमें सेना का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। संसद मतलब क्या है, लोगों के प्रतिनिधि यहाँ होते हैं और सेना का कोई इसमें निर्णय या रोल नहीं होता है। और अलोकतंत्र सरकार में हम देखेंगे संसद सेना के प्रमुख की सहमति के बिना सेना के बारे में कोई कानून पारित नहीं कर सकती। वहाँ सेना राज चलता है, मिलिट्री राज चलता है, ऐसा इसका अर्थ हो गया है। तो आगे देखते हैं हम, आज़ादी के पहले की हम बात कर रहे हैं। एक समय ऐसा था दुनिया में कि लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग लेने से भी मना करते थे, उनको वह अधिकार नहीं था। और कुछ कुछ देशों में तो ऐसा भी था कि शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने का अधिकार देते थे जो पढ़े लिखे होते थे, जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी, आमदनी होती थी, तो सरकार को वो टैक्स देते थे, उन्हीं लोगों को ऐसा अधिकार दिया जाता था। लेकिन भारत में आज़ादी से पहले बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार होता था और इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की उन्होंने मांग की कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए, लोकतांत्रिक सरकार बननी चाहिए। और गांधी जी समेत कई नेताओं ने जब कम लोगों को मताधिकार दिया गया था तो इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का उन्होंने विरोध भी किया था। और बाद में जब हमको आज़ादी मिली थी, हम सभी नागरिकों को, जो वयस्क लोग होते हैं, उन सभी को यह अधिकार हम दे चुके हैं। यंग इंडिया पत्रिका में महात्मा गांधी लिखते हैं कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट नहीं दे सकता। तो क्या है कि महात्मा गांधी बहुत ही मानवतावादी थे, इंसानियत के नाते वो सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम लोकतांत्रिक सरकार बोल रहे हैं तो देश के हर नागरिकों को ऐसा अधिकार होना चाहिए कि वह वोट दे सके। लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, अमीर नहीं है, गरीब है, लेकिन उसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी ने इस पर अपनी आपत्ति या असंतोष जताया था। इसका उनका कहना यही था कि गरीब से गरीब जिसके पास चरित्र है, जो देश का नागरिक है, जो अपना पसीना बहाता है, पसीना बहाकर मेहनत करता है, उन सभी नागरिकों को मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार से हम सरकार में भागीदारी कर सकते हैं, क्योंकि सरकार में अगर हम लोकतांत्रिक सरकार की जब बात कर रहे हैं तो देश के हर नागरिकों का उसमें सहभाग होना बेहद जरूरी है। हम बात कर रहे हैं कि महिला मताधिकार आंदोलन। एक जमाना ऐसा था कि महिलाओं को भी मतदान करने का अधिकार नहीं होता था। जैसे कि संसार में कई भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी, क्योंकि उसके लिए संघर्ष करना पड़ा। और पूरे यूरोप की अगर बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे, तो महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त केवल सरकारें मतलब
अमीरों के और पुरुषों का ही वर्चस्व होता था। और महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए जब संघर्ष किए गए, और वह संघर्ष है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, और यह संघर्ष और मजबूत हो गया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और इस आंदोलन में महिला आंदोलन की महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। इसको भी हम क्या बोलेंगे, आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं सफ्रेज मूवमेंट। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। तो इस प्रकार से यह सफ्रेज मूवमेंट अभी यूरोप और अमेरिका में चल रहा है। इसकी और थोड़ी जानकारी लेते हैं। क्या हो गया, तो जब विश्व युद्ध चल रहा था उस दौरान बहुत सारे पुरुष लड़ाई में चले गए थे, और इसीलिए महिलाओं को पुरुषों के जो काम थे वो करना पड़ता था, और इस तरह से पुरुषों के जो काम थे वो महिला करने लगी। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम पुरुषों की अनुपस्थिति में संभालना शुरू किया, उनकी व्यवस्था करना शुरू किया, तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो गया कि जो काम पुरुष कर सकते वो महिला भी कर सकते थे। उनको अजीब सा लगने लगा, और उनको बाद में महिलाओं के काम और उनकी क्षमताओं के बारे में इतनी गलतफहमी थी कि उनकी रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी रखी थी कि ये महिलाएं काम नहीं कर सकती थी। ये रूढ़िबद्ध धारणाएं बाद में टूट गई, और इस तरह से महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की भी उन्होंने मांग की थी। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया था। और उनमें से कई क्रांतिकारी जो महिलाएं थी उनको जेल में भेजा गया, कई भूख हड़ताल पर बैठी थी, और बाद में अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में दिया गया। इंग्लैंड में औरतों को अधिकार, ये मतदान करने का अधिकार जो मिला है 1928 में मिला है। और इस तरह से दुनिया भर के बहुत सारे देशों ने जो महिलाओं को अधिकार, मतदान करने का अधिकार नहीं था, वो भी दिया जाने लगा। तो दोस्तों, यहाँ इस तरह से हम सरकार के स्तर, सरकार के प्रकार, सरकार के कार्य, और दुनिया भर में किस प्रकार के सरकारें होती है, उनके स्वरूप कैसे होते हैं, इसको हम जानने की कोशिश की है। और उम्मीद करता हूँ कि इस लेसन की समरी, सारांश आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ हम यही रुकते हैं।